हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस एट आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज है लेक्चर नंबर 6। आपको अच्छे से ध्यान में है कि पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था, ये क्लियर किया था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं वे द्वैत व्यवहार दर्शाती हैं, ड्यूल नेचर पाई जाती है उनमें। द्वैत व्यवहार का मतलब ये होता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग के रूप में भी व्यवहार करती हैं तो वे कण के रूप में भी व्यवहार करती हैं। दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाती हैं, वो पार्टिकल की तरह भी और एक वेव की तरह भी। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, द्वैत व्यवहार, ड्यूल नेचर। इनमें से जो पहला इसका नेचर है वेव नेचर, उसको हम पूरा कवर कर चुके हैं कि वेव नेचर का मतलब क्या है, इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, वो पिछले लेक्चर में हम सारी कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो कणीय प्रकृति है, जो इसकी पार्टिकुलेट नेचर है, उसको बच्चों हम आज पढ़ेंगे, जिसे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो आपकी कॉपी में बच्चों हेडिंग आ जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसी को कहा जाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये काफी उपयोगी है। अच्छे से समझना है पूरी बात को कि इसमें क्या कहना चाहते हैं हम, और जो आने वाली कंसेप्ट है वो किस तरह से बिल्डअप होते चले जाएंगे अपने इसके आधार पे। तो वहीं से यहां पर बात को स्टार्ट किया गया है कि भाई बहुत सारी घटनाएं जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब को तरंग प्रकृति के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन विकिरण के बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिन्हें तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिन्हें तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं समझा जा सकता, उनको डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रेक्षण हैं, एक इसमें बच्चों देखते हैं अपन गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन। कोई भी गर्म पिंड होता है उससे जो रेडिएशन या विकिरण निकलती हैं, इसको समझने के लिए निकलने वाली विकिरण जो है उनकी तीव्रता, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, उन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी नेचर को पार्टिकुलेट नेचर यानी कणीय प्रकृति मानना होता है। तरंग प्रकृति के आधार पर ये जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं गर्म वस्तु से, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। कैसे, आगे इसी टॉपिक में अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। पहले तो केवल अपन क्विकली ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रेक्षण हैं जिन्हें तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसी में थोड़ा सा क्लियर किया बच्चों, लिखा है कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी टॉपिक में आगे आपके क्लियर होगा कि ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलती है वो अन्य गर्म वस्तुओं से निकलने वाली रेडिएशन से किस प्रकार से अलग है। सारी बातें आ जाएंगी, आपके सारी जिज्ञासाएं, सारी जो क्वेरीज हैं उनको उसमें लिया जाएगा। तो ये आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये देखिए दूसरा प्रेक्षण, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। जब धातु की सतह पर आकर विकिरण टकराती है तो उन विकिरणों से जो ऊर्जा मिलती है, मेटल की सरफेस पे जो ऊर्जा मिलती है, उससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से जाना जाता है। यहां पर बिल्कुल ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एक टॉपिक हमें पूरे डिटेल में आराम से पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता में परिवर्तन, यानी ताप के फलन के रूप में ऊष्माधारिता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये जो प्रेक्षण है इसको समझने के लिए भी बच्चों जो तरंग जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय विकिरण की वो सफिशिएंट नहीं है, वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसी प्रकार से चौथा देखिए,
परमाणु में, और परमाणु में भी विशेष रूप से हाइड्रोजन जो है उसके परमाणुओं में जो स्पेक्ट्रम देखा गया है, देखिए परमाणुओं से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम, उसमें रेखाएं प्राप्त होती हैं। परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो परमाणुओं के स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होते हैं, लीनियर क्यों होते हैं, लगातार सतत या कंटिन्यूअस क्यों नहीं होते हैं, इस बात को भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, पार्टिकुलेट नेचर के आधार पर ही समझा जा सकता है। क्लियर बात? चलिए, अब ये जो चार बातें हमने देखी हैं वो मोटे तौर पर हमारे दिमाग में क्या एक कंसेप्ट देती हैं वो देखो बच्चों। ये घटनाएं इंगित करती हैं कि निकाय केवल किसी विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है, सभी संभावित ऊर्जाएं ग्रहण या उत्सर्जित नहीं की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी यहां पर, यहीं से वो कंसेप्ट डेवलप होता है क्वांटम का। ये जो 3-4 प्रेक्षण जिनकी हमने चर्चा की, वो प्रेक्षण बच्चों अपने को क्या बताते हैं, वो प्रेक्षण हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं? वो प्रेक्षण हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी निकाय है, वो एक विशेष मात्रा में ही ऊर्जा ले सकता है, विशेष मात्रा में ही ऊर्जा दे सकता है। सभी संभावित ऊर्जाएं लेना और देना संभव नहीं है। यानी ऊर्जा का कोई एक निश्चित मान है जिसका आदान प्रदान पदार्थ कर सकते हैं, और ये जो ऊर्जा की निश्चित मात्रा है ना बच्चों, इसी का नाम है क्वांटम। ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है, पूरी बात को अच्छे से समझेंगे हम। मोटे तौर पर यह दिमाग में डाल लेना है कि सारी घटनाएं हमें इस ओर बता रही हैं कि जो पदार्थ हैं वो हर मान की ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। जो आदान प्रदान की जाने वाली ऊर्जा है उसकी जो मात्रा है उसका एक निश्चित मान है, और इसी निश्चित मान को क्वांटम कहेंगे। खैर, इस सारी बात को हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके और पूरा अच्छे से समझेंगे। तो ये प्रेक्षण वाली बात आपकी समझ में आ गई। अब ये जो तीनों चारों बातें हैं, इनको एक एक को लेके अपन अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले वो गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, और उसमें एक जो शब्द आया था अपने कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, उसको समझते हैं। सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या है, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, उससे जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं उनकी क्या खास बातें होती हैं, और उनसे हम कणीय प्रकृति की ओर कैसे बढ़ते हैं, ये सारी बातें बच्चों अब हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए बच्चों, आदर्श कर्षणिका क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले अपन। तो एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को एक समान उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। ये बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया गया। देखो मोस्टली क्या होता है कि किसी भी पिंड पर, किसी भी बॉडी पर जब रेडिएशन गिरती है तो उनका कुछ भाग उस पिंड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग उसका परावर्तित कर दिया जाता है, और कुछ भाग पिंड में से उस विकिरण का पारगमित हो जाता है। नॉर्मली एक पिंड के साथ इस तरह से होता है, लेकिन जो ब्लैक बॉडी है, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, वो क्या करती है बच्चों कि जो भी उसके ऊपर, जितने भी फ्रीक्वेंसी के जो भी उसके ऊपर विकिरण गिर रही हैं, उनको एक समान रूप से सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। और जब इस ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो सारी की सारी आवृत्ति के जो विकिरण होते हैं उन्हें उत्सर्जित करती है। अच्छे अवशोषक ही हमेशा, बच्चों ध्यान रखें, अच्छे अवशोषक ही हमेशा
अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब की है उस पिंड ने, उस पिंड को गर्म करेंगे तो वह उन रेडिएशंस का, उन फ्रीक्वेंसी का उत्सर्जन करेगा। तो जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है वो अपने ऊपर गिरने वाली सभी विकिरण को अवशोषित करती है। तो जब इस ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे तो सारी विकिरण का ये उत्सर्जन भी करेगी। तो नॉर्मली एक पिंड के साथ क्या होता है कि कुछ भाग परावर्तित हो जाता है विकिरण का, कुछ अवशोषित होता है, कुछ पारगमित होता है। लेकिन अगर कोई पिंड अपने ऊपर गिरने वाली सभी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। और इस पिंड से जो विकिरण उत्सर्जित होंगी गर्म करने पर, उसी को बच्चों कहा जाता है कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसका पहले हमने जिक्र किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो, वास्तव में अगर देखें तो कोई भी ऐसा पिंड नहीं है, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो आइडियल ब्लैक बॉडी जिसको कह सकें, जिसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम कह सकें। कोई भी वास्तव में प्रकृति में ऐसा पिंड नहीं है। लेकिन कुछ पिंड इस आइडियल बिहेव के लगभग समान, उसके या लगभग उसके नजदीक का व्यवहार दर्शाते हैं, तो उन्हें हम आइडियल ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। जैसे एक सूक्ष्म छिद्र युक्त एक गुहा या एक कैविटी, जिसमें केवल वो एक सूक्ष्म छिद्र होता है, बाकी कोई उसमें निकलने रेडिएशन, देखिए यहां पर एक इस प्रकार से देखिए एक छोटा सा छिद्र है, इसमें से रेडिएशन अंदर आ रही है। ठीक है, गुहा में छिद्र से प्रवेश करने वाली विकिरण इसकी भीतरी दीवारों से परावर्तित होती रहती है और अंततः अवशोषित हो जाती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को समझें आप, कि जैसे अंदर से रेडिएशन अंदर आई, बाहर से इस छिद्र से होते हुए, अब ये टकराकर इस दीवार से टकराकर इधर गई, तो इसका कुछ भाग अब्जॉर्ब हो गया, कुछ परावर्तित हुआ, यहां टकराया, कुछ भाग फिर अवशोषित हो गया, परावर्तित होकर यहां टकराया। यानी ये विकिरण वापस बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर ही अंदर ये दीवारों पे टकराती रहती है। तो कुछ ही देर में पूरी की पूरी जो विकिरण है उसका अवशोषण इसकी दीवार द्वारा कर लिया जाता है। तो इसको आप एक परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी मान सकते हैं, क्योंकि विकिरण जो अंदर आ गई वो 100% अब्जॉर्ब हो गई, वो बाहर नहीं निकल पाई, अंदर ही दीवारों पे परावर्तित हो कि उसका पूरा अवशोषण हो गया। इसको अच्छा, अब इस बात को पहले डिस्कस कर लिया था अपन ने कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो विकिरण का, उसके लिए आदर्श रेडिएटर भी होते हैं। रेडिएटर का मतलब उत्सर्जक। जो पदार्थ विकिरण का उत्सर्जन करता है उसे कहते हैं उत्सर्जक, रेडिएशंस को देने वाला रेडिएटर। और यह बात हम पहले कर चुके हैं बच्चों की, अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। वही बात यहां पर है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट और समझने वाली जो बात है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, वो क्या है कि ये जो ब्लैक बॉडी है उससे उत्सर्जित प्रकाश की जो मात्रा है या उत्सर्जित विकिरण की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो और उसका जो स्पेक्ट्रम में वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो केवल उसके ताप पर, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यानी ब्लैक बॉडी से जो उत्सर्जित विकिरण है उनकी तीव्रता किस पे डिपेंड करती है, उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे? दिए गए तापमान पर यदि उसका तापमान हम स्थिर ले लें तो उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग लहरी यानी वेवलेंथ बढ़ाने के साथ साथ तीव्रता बढ़ती है। किसी एक वेवलेंथ पर जाकर वो मैक्सिमम हो जाती है, और जिस वेवलेंथ पर, जिस तरंग दैर्घ्य पर इसका मान मैक्सिमम होता है ना, उसी को हम कहते हैं मैक्सिमा, उच्चिष्ट या मैक्सिमा कहा जाता है। जहां पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता का मान मैक्सिमम होता है, जिस वेवलेंथ पर, जिस तरंग दैर्घ्य पर ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है, उसे बच्चों उच्चिष्ट या मैक्सिमा कहा जाता है। और वो पीक पॉइंट आने के बाद क्या होता है, उसके बाद तरंग दैर्घ्य के को बढ़ाने पर तीव्रता वापस घटनी शुरू हो जाती है। तो
तो पहले तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ बढ़ेगा। ये देखिए, अभी आएंगे इस ग्राफ के ऊपर, ये इसमें परिवर्तन होता है। अच्छा, अब ये सारी बात हमने किस पे की, जब हमें एक निश्चित ताप ले लिया। ताप निश्चित अगर हम ले लेते हैं, स्थिर ले लेते हैं, तो तरंग दैर्घ्य जैसे जैसे बढ़ेगा, उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता पहले बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस घटना शुरू हो जाती है। अब ताप को स्थिर न लेकर यदि ताप में परिवर्तन करें तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे ताप बढ़ता है, वक्र का जो उच्चिष्ट है या जो मैक्सिमा है, उसका जो मैक्सिमम लेवल है, वो लघु तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित होता है, शॉर्ट वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा या उच्चिष्ट किसको कह रहे हैं हम, वह तरंग दैर्घ्य जिस पर कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है, उसको हमने क्या कहा, उच्चिष्ट। अगर हम यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो जो उच्चिष्ट है, जो मैक्सिमा है, उसका मान किसकी ओर शिफ्ट हो जाता है, छोटे तरंग दैर्घ्य की ओर, तरंग दैर्घ्य के कम मान की ओर वो विस्थापित हो जाएगी। इन दोनों ही बातों को, ये जो दो पॉइंट है बच्चों, एक तो ये दिए गए तापमान वाली बात हो गई, और एक ये दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जब ताप बढ़ाते हैं, ये तो स्थिर ताप पर है, और जब ताप बढ़ाते हैं, ये जो दोनों परिवर्तन हैं, उनको अब हम ग्राफ के रूप में समझते हैं, ग्राफ के रूप में देखते हैं। चलिए आ जाइए यहां पर, इधर हमने क्या ले ली, तीव्रता, उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता ले ली इस साइड में, और इस साइड में है बच्चों वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो पहले हमने इस पॉइंट में क्या कहा कि यदि हम टेम्परेचर को स्थिर रख लें तो जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, देखो इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, ये एरो हमें बता रहा है कि इस तरफ तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, तो तीव्रता का मान देखिए बच्चों, किसी भी टेम्परेचर पर ले लो, ये दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए ग्राफ बने हुए हैं। ये वाला टेम्परेचर है T1 और ये वाला है T2। पहले हम स्थिर ताप T1 पर समझते हैं, ये जो पहला पॉइंट था हमारा, दिए गए तापमान, और दिया गया तापमान क्या है, T1। क्लियर बात। अब दिए गए तापमान T1 पर जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ रहा है, इस साइड में देखो मान लिखे हैं 1000, 2000, 3000 नैनोमीटर में है ये। जैसे जैसे लेमडा का मान बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि तीव्रता बढ़नी शुरू होती है, बढ़ रही है, और यहां मैक्सिमम हो गई। यहां इसका मान तीव्रता का क्या हो गया बच्चों, ये मान क्या हो गया इसका, मैक्सिमम। और जिस तरंग दैर्घ्य पर इसका तीव्रता का मान मैक्सिमम होता है, उसी को बोलते हैं उच्चिष्ट, मैक्सिमा। अब अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाना, अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर जैसे जैसे जाएंगे, वापस इस तीव्रता का मान कम होना प्रारंभ हो जाएगा। सेम बात एक दूसरे टेम्परेचर पर T2 पर इसको समझ सकते हैं, उसमें भी सेम यही है कि पहले इसका तीव्रता का मान बढ़ना शुरू हुआ, किसी एक तरंग दैर्घ्य पर इसका मान मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद इसका मान वापस कम होना प्रारंभ हो गया। तो स्थिर तापमान पर विकिरण की तीव्रता की क्या प्रवृत्ति रहती है, बात समझ में आ गई आपके। दिए गए तापमान पर कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के साथ पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, उसके बाद पुनः कम होना प्रारंभ हो जाती है। अब कह रहा है कि यदि हम टेम्परेचर को यदि परिवर्तित करके देखें, ताप यदि बढ़ाएं, जैसे यहां पर मैं कहूंगा T2 है वो ज्यादा है T1 से, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, देखो T1 कम है, इसका मैक्सिमा देखो यहां है 1000 और 2000 के बीच में 1500 नैनोमीटर हो गया ये, ठीक बात है। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, बढ़े हुए टेम्परेचर पर जब हमने इस ग्राफ को दोबारा लिया, रिकॉर्ड किया, तो हमने देखा कि इसका मैक्सिमा लगभग यहां आ रहा है, यहां आ रहा है ना इसका मैक्सिमा, तो यहां इसका मैक्सिमा आ रहा है, तो देखो पहले से कम हो गया। यही तो बात कह रहे हैं यहां पर हम कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो जो उच्चिष्ट है, जो मैक्सिमा है, वो कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। पहले 1500 नैनोमीटर था ये, और अब 1000 से भी कम हो गया, तो कम तरंग दैर्घ्य की ओर शिफ्ट हो गया ना। यही बात हम कह रहे हैं, लघु तरंग दैर्घ्य की ओर वो स्थानांतरित हो जाता है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ग्राफ से बच्चों अच्छे से आपके समझ में आ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब इस कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखो बच्चों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त जो परिणाम हैं उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तरंग सिद्धांत के आधार पर ये जो कृष्णिका विकिरण है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उनके जो हमें प्रेक्षण और उसके हमें जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसका क्या रास्ता निकाला? प्लांक ने क्या बताया इसमें? देखो बच्चों, प्लांक ने इस पे ये एक जो थ्योरी है वो डेवलप की। वो क्या थी कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन जो दोलित्र हैं, जो ऑसिलेटर हैं, और वो कृष्णिका की दीवार के जो परमाणु बार बार विकिरण जाकर पहले दीवार के इस हिस्से में टकरा रही है, वहां पर परमाणु है, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ऑसिलेट करने लग जाता है, फिर वहां से दूसरे पे टकराती है, तीसरे पे टकराती है। तो यहां पर ऑसिलेटर या दोलित्र का काम कर रहे हैं। जो ब्लैक बॉडी की दीवार के जो एटम्स हैं वो इसका काम कर रहे हैं, और ये लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण दोलित्रों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। जैसे वो नए एटम पे जाके टकराती है विकिरण, वो एनर्जी प्राप्त कर लेता। तो ये लगातार विकिरण के और एटम्स के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान, एक्सचेंज चलता रहता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है बच्चों। प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविध भागों में बांटा जाता है, यानी जो एनर्जी है वो सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि टुकड़ों के रूप में है। विविक्त का मतलब होता है अलग अलग, डिस्क्रीट या विविक्त का मतलब होता है अलग अलग, कंटिन्यूअस नहीं है, असतत है, नॉन कंटिन्यूअस है, आप ये कह सकते हैं इसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है बच्चों प्लांक के सिद्धांत की, कि विकिरण को ऊर्जा के विविध यानी डिस्क्रीट भागों में बांटा जा सकता है। तो यहां से बच्चों ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट निकलता है प्लांक का। क्या कहा प्लांक ने? कि परमाणु और अणु केवल विविक्त यानी सिर्फ विविक्त डिस्क्रीट मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में, न कि कंटिन्यूअस फॉर्म में। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो एनर्जी है उसका उत्सर्जन और उसका अवशोषण कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। छोटे छोटे यूं कहूं कि टुकड़ों के रूप में होता है, डिस्क्रीट रूप में होता है, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होता है, कभी भी लगातार नहीं होता है। और इसी में से निकलता है वो महत्वपूर्ण जो अपना कहेंगे कीवर्ड जो ये अपन पढ़ रहे हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसका जो क्वांटम है वो क्या है, वो यहां से निकलेगा। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, रेडिएशन है, उनकी ऊर्जा की जो न्यूनतम मात्रा है जिसका उत्सर्जन या अवशोषण किया जा सकता है, उस ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का नाम ही बच्चों क्या है? क्वांटम है। तो जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे ही क्वांटम कहते हैं। तो क्लियर बात है क्वांटम क्या है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसका अवशोषण या उत्सर्जन किया जा सकता है, ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा का ही नाम क्या है? क्वांटम। क्लियर बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये जो क्वांटम है उसकी, ये तो अपने समझ में आ गया कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है ये जिसका एक्सचेंज होता है, लेकिन उसमें कितनी ऊर्जा होती है, उसका मान क्या है, वैल्यू क्या है उसकी ऊर्जा की। तो उसके लिए देखो बच्चों आगे कि विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा यानी ई एनर्जी वो उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, और इनके बीच में संबंध ई न्यू के समानुपाती होती है। ये देखिए न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए आता आपको ध्यान में है, और इस समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलेंगे बच्चों, तो यहां पर नियतांक आ गया H।
क्या आ गया? h। E बराबर h न्यू। E क्वांटम की एनर्जी है, ऊर्जा है, न्यू आवृत्ति है, जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और h यहां पर है प्लांक नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लांक नियतांक। चलिए इस बात को, इस कंसेप्ट को बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। ग्राफ की इसकी पहले हमने बात कर ही ली थी। ये देखिए, अभी जो प्लांक कांस्टेंट की बच्चों हम बात कर रहे थे, उसकी वैल्यू जो है वो आपके सामने यहां पर है। इस जो संबंध में, एनर्जी में जो बात की हमने, E बराबर h न्यू, ये जो रिलेशन हमने पढ़ा बहुत महत्वपूर्ण, जो एक क्वांटम की एनर्जी का मान बताता है, उसमें जो h आया है, h वो प्लांक स्थिरांक है और उसका मान है 6.62 गुणा 10 की पावर -34। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको अपने को बिल्कुल टिप्स पे रखना है। 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल गुणा सेकेंड, जूल सेकेंड, ये इसकी यूनिट है प्लांक कांस्टेंट की, जूल सेकेंड। अब अपन कहते हैं कि ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ये क्वांटम या क्वांटीकृत का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए बच्चों एक बहुत सरल सा दैनिक जीवन का एक ऐसा उदाहरण है जिससे क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, यह बात आपके तुरंत ही दिमाग में फिट बैठ जाएगी। उसके लिए अपन उदाहरण लेते हैं सीढ़ियों का। जैसे छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मान लीजिए जो एक सीढ़ी है उसकी जो ऊंचाई है वो सपोज करेंगे 6 इंच है, तो 6 इंच एक सीढ़ी हो गई, फिर नेक्स्ट 6 इंच हो गई, फिर नेक्स्ट 6 इंच हो गई। इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई है। अब हम सीढ़ियों से होके छत पे जा रहे हैं, तो जैसे ही हम चढ़ना शुरू होंगे हम पहले 6 इंच ऊंचाई पे पहुंचेंगे। क्लियर बात है। उसके बाद हम कितने इंच पे पहुंचेंगे? 12 पे, उसके बाद 18 पे। क्या यह संभव है कि हम सीढ़ियों से जा रहे हैं और हम 9 इंच के ऊपर खड़े हैं? क्या यह पॉसिबल है? इसका मतलब जब हम छत पे जा रहे हैं तो हमारे लिए जो ऊंचाई है उसमें परिवर्तन का जो न्यूनतम मान है वो 6 इंच होगा। जैसे ही हमारी स्थिति में परिवर्तन होगा 6 इंच का न्यूनतम है, क्योंकि सीढ़ियां 6-6 इंच की बनी हुई हैं, तो हमारी जो स्थिति है, या मैं कहूं नीचे से हमारी जो ऊंचाई है, उसमें न्यूनतम परिवर्तन, जैसे ही हम नेक्स्ट सीढ़ी पे जाएंगे न्यूनतम परिवर्तन बच्चों कितना होगा? 6 इंच का होगा ही होगा। यह पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन सीढ़ियों से जा रहे हैं और 8 इंच के ऊपर खड़े। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो हमारे द्वारा तय की गई ऊंचाई का न्यूनतम मान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यही क्वांटम है, इसी का नाम तो क्वांटम है कि जब ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा अवशोषित की जाती है तो उसका न्यूनतम मान क्या है, उसी का नाम तो क्वांटम है। और इसी को अगर ऊर्जा इस प्रकार से निश्चित मानों में बंटी हुई है तो इसी का नाम क्वांटीकृत है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। क्वांटीकरण की तुलना हम सीढ़ियों पर खड़े होने से कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों के किसी भी पायदान पे, किसी भी सीढ़ी पे खड़ा हो सकता है, परंतु इसके लिए सीढ़ी के 2 पायदानों के बीच में खड़ा होना संभव नहीं है। और ऊर्जा का मान निम्न में से किसी भी समुच्चय का हो सकता है। अब देखिए यहां से नेक्स्ट बात आती है कि अपने ये समझ में आ गया कि जो एक क्वांटम है उसकी एनर्जी E बराबर h न्यू है। क्लियर बात है। अब अपन छत पे जा रहे हैं, या तो हमने एक सीढ़ी पार की है, तो एक सीढ़ी पार की है तो हम 6 इंच पे हैं। हमने 2 सीढ़ियां पार की हैं तो हम 12 इंच पे हैं। हमने 3 सीढ़ियां पार की हैं हम 18 इंच पे हैं। 4 पार की हमने हम 24 इंच पे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस समय 21 इंच की ऊंचाई पे खड़े। हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वही सेम बात यहां पर कह रहा है कि यदि पदार्थ द्वारा विकिरण का उत्सर्जन किया जा रहा है या अवशोषण किया जा रहा है तो यह हमेशा h न्यू का पूर्ण गुणक होगा, क्योंकि न्यूनतम मान क्या है? h न्यू। अब मान लीजिए कोई पदार्थ ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, यदि एक क्वांटम ऊर्जा
का उसने अवशोषण किया है तो कितनी ऊर्जा का अवशोषण किया है? एच न्यू। 2 क्वांटम के बराबर किया है, 2 सीढ़ियां चढ़े, 2 क्वांटम के बराबर किया है तो 2h न्यू, 2 गुणा h न्यू। 4 क्वांटम का उसने अवशोषण किया है तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई? E बराबर 4h न्यू। समझ रहे बात को? तो ये h न्यू न्यूनतम मान हो गया। तो कोई भी पदार्थ ऊर्जा का अवशोषण करे चाहे उत्सर्जन करे, उसकी ऊर्जाओं के ये मान संभव है। या तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं कर रहा है तो 0 हो गई वैल्यू, या 1 क्वांटम का कर रहा है h न्यू, 2 का कर रहा है 2h न्यू, 3 का कर रहा है 3h न्यू। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान 1.3 h न्यू हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसी का नाम है ऊर्जा का क्वांटीकरण। ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा है जिसे अपन कह रहे हैं क्वांटम। तो हमेशा जो अवशोषित की जाने वाली ऊर्जा या उत्सर्जित की जाने वाली जो ऊर्जा है उसका मान 1 क्वांटम की ऊर्जा का मान जो कि h न्यू है उसका सदैव पूर्ण गुणक होगा।